हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। आज बेटा आप लोगों का सीएफए का डेमो लेक्चर है। बेटा सीएफए लेवल 1 के 3 सब्जेक्ट मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? सबसे पहला होगा क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, अभी आपको बेटा कुछ नोट नहीं करना, बस अभी सुनते हुए चलिएगा। जहां नोट करना होगा मैं अपने आप बताऊंगा। वैसे भी आज ये डेमो लेक्चर है, ठीक है। तो मैं आपके साथ बेटा 3 सब्जेक्ट्स डील करूंगा, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स एंड एफआरए। ये 3 सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा। लेवल 1 में टोटल आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं बेटा। ओके, तो ऐसे आपके पास हर फैकल्टी होगी जो 2 या 3 सब्जेक्ट डील करके चल रही होंगी। तो आज के इस डेमो लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। पहले आप लोग सोचो, आप लोगों के माइंड में सबसे पहले क्या आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स को सुन करके? बच्चा बोलेगा सर मेरे को तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव मेथड सुन के मैथ्स ध्यान में आती है, मैथमेटिक्स ध्यान में आती है। हाँ बेटा, ये है तो मैथमेटिक्स ही, पर क्योंकि आप सीएफए कर रहे हो तो ये मैथ्स आपकी सीएफए से रिलेटेड है। सर मतलब बेटा यहां पर आप फाइनेंस रिलेटेड चीजें समझोगे। यहां आप बेटा फाइनेंस रिलेटेड चीजें समझोगे। सर फाइनेंस रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स होते हैं आप जरा हमें बताएंगे? तो देखो क्या क्या टॉपिक्स होते हैं फाइनेंस रिलेटेड जो आपके क्वांटिटेटिव मैथ्स के सब्जेक्ट में कवर होंगे। उसमें सबसे पहला आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब एक बात, नॉर्मल सी बात सोचो, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना बेटा बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिना उसके काम नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? आज जो मेरे को पैसे मिल रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू अलग है, लेकिन मेरे को फ्यूचर में अगर कुछ पैसे मिलने वाले हैं मुझे उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ही मैं डिसीजन ले सकता हूं। क्यों? बेटा आप खुद सोच के देखो, कभी भी दो अल्टरनेटिव कंपेरेबल कब होते हैं? या तो दोनों की वैल्यू मेरे पास आज की हो, या दोनों की वैल्यू 1 साल बाद की हो, या दोनों की वैल्यू 2 साल बाद की हो। अगर उनका बेस ही कंपेरेबल नहीं होगा तो मैं उन अल्टरनेटिव्स को कंपेयर नहीं कर सकता। इस वजह से मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना पड़ेगा, जिसके रिगार्डिंग मैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस ले सकता हूं कि मेरे को कहां पैसा लगाना है, कहां से पैसा उठाना है। मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकता हूं। तो उनके लिए मेरे को टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाली मैथ्स आनी चाहिए। इसीलिए आपका ये टॉपिक डाला, क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक तो नॉर्मल है। आगे देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ साथ बेटा हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है। पॉसिबिलिटीज होती हैं कि किसी भी इवेंट की होने की पॉसिबिलिटी क्या है ना। आपको यह भी पता है किसी इवेंट की होने की और ना होने की पॉसिबिलिटी को अगर आप जोड़ोगे तो उसका सम 1 आता है। हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड डिस्कशन भी करेंगे। जैसे मुझे लग रहा है इस कंपनी का शेयर प्राइस इतना नीचे गिर सकता है या इतना ऊपर गिर सकता है, तो बेटा इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हुए चलेंगे। तो हमारा पढ़ने का स्टाइल क्या रहेगा? हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करते चलेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ करते चलेंगे। तो पूरा 100% कवरेज आपका इन क्लासेस में होगा। ठीक है जी, आगे आइए। प्रोबेबिलिटी, जहां आपको पता है प्रोबेबिलिटी के साथ एक कॉन्सेप्ट होता है अगला, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम ये भी पढ़ते हुए चलेंगे। सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बेटा पहली क्लास में सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं समझा पाऊंगा ना, है ना, पर थोड़ा सा बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं कि एक इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। जैसे अगर मैंने एक डाइस उछाला, डाइस उछालने में पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है? 1 नंबर आ सकता है, 2 नंबर आ सकता है, ऐसे करते करते 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो जब आप सारे के सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज निकालते हो उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मैंने एक इवेंट लिया, उस एक इवेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स थे सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल दी और उससे मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। जैसे एक शेयर की प्राइस रेंज है, एक शेयर की प्राइस रेंज में वो प्राइस कितना फ्लक्चुएट कर सकता है उसके रिगार्डिंग मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। सही बात है, ये आप पढ़ोगे। इसके अलावा आप पढ़ोगे सैंपलिंग।
सर ये नई चीज आई है, सैंपलिंग क्या होती है? बेटा कई बार ऐसा होता है कि पॉपुलेशन का डाटा इतना ज्यादा हो जाता है कि आप पूरे पॉपुलेशन को चेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स निकालते हो और उन सैंपल की टेस्टिंग करते हो, और उन सैंपल में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है ना, आप उसके बेसिस पे बोल देते हो कि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन में भी होगी ही होगी। इसको बोला जाता है सैंपलिंग। सैंपलिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं कि हमें सैंपलिंग कैसी करनी है, इसके बारे में भी बेटा हम पढ़ेंगे, है ना। एक टॉपिक आपका आता है स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, जो आपने बचपन में स्टैट्स पढ़ी होगी, और इसके साथ साथ मार्केट के क्या क्या रिटर्न्स हैं। ठीक है, हम स्टैट्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है बेटा, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होते हैं, उनका मार्केट से क्या रिलेशन है, इसमें से किसको हम रिस्क बोलते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को बेटा बोला जाता है इट इज अ मेजर ऑफ रिस्क। ये रिस्क बताता है कि आप अपने मीन से कितना डेविएट हो सकते हो। तो इन सब बातों के बारे में भी बेटा हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको सब नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो जस्ट मैं आपको एक ओवरऑल बता रहा हूं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको करने हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारा एक टॉपिक और आता है जिसको बोला जाता है हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस बोलते हैं इसको, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेटिकल मत लिखना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये भी एक टेस्ट होता है जिस टेस्ट के बेसिस पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे को पढ़ने हैं, इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं। तो जस्ट मैंने आपको एक ओवरऑल सिलेबस बताया, और इस सिलेबस के साथ साथ मैं आपको छोटा सा आज एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, और आज का डेमो लेक्चर हम वहीं खत्म करेंगे, उससे ज्यादा मैं आपको आज नहीं कराऊंगा। जस्ट एक आपको आइडिया लग जाए कि क्वांटिटेटिव मैथ्स कितनी आसान है यार, सबसे ज्यादा आसान टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में कर रखा है, बस उसी का तो एक्सटेंशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आओ जी, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर आपको ये पॉज करके सिलेबस नोट करना है तो बेटा नोट कर लीजिएगा, ये लो, कोई भी चीज इसमें नोट करनी है तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखो आओ जी, मैं आज आपको एक या दो खाली कॉन्सेप्ट करवाऊंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सही बात है। देखो जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको मैं एक ऑप्शंस देता हूं। देखो बेटा, आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। सर ये क्या है पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन? मैंने आपको बोला आज आप मुझसे 1000 रुपए ले लो, टेक 1000 टुडे, ठीक है। ये मैंने आपको बोला टेक 1000 आफ्टर 1 ईयर। आप बताओ आपको कौन सा ऑप्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है? बच्चा पता है क्या बोलेगा? सर अभी दे दो ना, अभी 1000 रुपए अच्छे हैं, 1 साल बाद ना आपका भरोसा ना मेरा भरोसा, आप भाग गए तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप एक काम करो आज ही मुझे 1000 रुपए दे दो। बेटा ये तो आपने भावुक होकर डिसीजन दिया है ना, आप भावनाओं में बह गए कि मुझे आज पैसे चाहिए। मुझे लॉजिकल तरीके से बताओ कि ज्यादा फायदा आपका कब होगा। तो उसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि आज जो मुझे पैसे मिल रहे हैं और जो 1 साल बाद पैसे मिल रहे हैं, क्या मैं उन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? बेटा एक वैल्यू है आज की, टुडे की, और एक वैल्यू है 1 साल बाद की, मैं इनको कंपेयर नहीं कर सकता। या तो मैं दोनों वैल्यू 1 साल बाद पे ले जाऊं, या मैं दोनों वैल्यू आज पे ले आऊं, टुडे पे ले आऊं, और फिर मैं कंपेयर कर सकता हूं, उससे पहले मैं कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको बताया कि जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है डिपॉजिट का, वो चल रहा है आपका 10% पर एनम, पूरे साल का 10% है। तो बेटा देखो, इसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हमारे लिए कौन सा अल्टरनेटिव बेटर है, ये क्वेश्चन था आपका, विच ऑल्टरनेटिव इज बेटर, विच ऑल्टरनेटिव इज बेटर, ठीक है। अब आप लोग भी सोचो, मैं भी थोड़ा सोचता हूं। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, दीज ऑप्शंस आर नॉट कंपेरेबल, ये ऑप्शंस कंपेरेबल नहीं है, दीज ऑप्शंस आर नॉट कंपेरेबल। क्यों कंपेरेबल नहीं है?
क्योंकि ऑप्शन 1 जो है बेटा, ऑप्शन 1 जो है उस पे वैल्यू है एज ऑन टुडे, उस पे आपकी वैल्यू आ रही है वैल्यू एज ऑन टुडे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप भी समझते हो। और जो आपका ऑप्शन 2 है उसमें वैल्यू आ रही है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, एक में बेटा आपकी वैल्यू आ रही है एज ऑन टुडे और एक में आपकी वैल्यू आ रही है 1 साल के बाद। अब हम यहां से अगर आगे बढ़े, आप खुद सोचो क्या ये कंपेरेबल होगा? नहीं हो सकता। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ये 0 है, ये 1 ईयर है, ठीक है, यहाँ 1 ईयर का एंड है, ईयर एंड 1 है आपका। ठीक है, यहाँ आपको पहले ऑप्शन में 1000 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 1 में 1000 रुपए मिल रहे हैं, और यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 2 में 1000 रुपए मिल रहे हैं। तो इनको कंपेयर करने के लिए मुझे दोनों को एक तरफ लाना पड़ेगा, या तो मैं दोनों को आज ले आऊं या मैं दोनों को 1 साल बाद ले जाऊं। तो देखो बेटा, ये मेरा आज की वैल्यू है, ये मेरी टुडे की वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वैल्यू को भी यहां लेकर के आऊंगा, मैं इस वैल्यू को भी यहां लेकर के आऊंगा। मतलब जो 1 साल बाद मुझे पैसा मिलने वाला है, मैं उसकी वैल्यू भी आज लाऊंगा। ठीक है, अब उसकी वैल्यू आज कैसे लाएंगे? ये है फ्यूचर की वैल्यू, इसको बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि आपको 1 साल बाद मिलने वाली है। मुझे आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ताकि दोनों ऑप्शन एज ऑन टुडे हो जाए और उसके बाद मैं अपना डिसीजन ले सकूं कि बेटा मेरा डिसीजन क्या होगा। सही बात है। सर मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला समझना बहुत आसान है, आप फॉर्मूला याद मत करना, आप फॉर्मूले को समझना। देखो बेटा, बचपन में आपने अपनी क्लास में कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का एक फॉर्मूला होता था। अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता था अभी आपको याद आ जाएगा। अगर आपको अमाउंट निकालना है आफ्टर 1 ईयर, तो आप क्या करते थे? जो भी बेटा आपका प्रिंसिपल होता था, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट, और यहां पर पावर लेते थे n, है ना। यहाँ आर का मतलब होता था रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है मेरा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n का मतलब होता था आपका नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत नॉर्मल सी बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरा फॉर्मूला होता था, है ना। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले में मुझे एक बात बताओ कि इसमें अमाउंट क्या होता था आपका? इसमें अमाउंट क्या होता था? फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू। सही बात है, फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू, क्योंकि मेरे को बाद में मिलेगी मिलने वाली वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती थी? टुडे इन्वेस्टेड अमाउंट, है ना, जो आज आपने इन्वेस्ट करा। सही बात है। तो देखो यहीं से तो फॉर्मूला बन गया। अमाउंट को बोला जाता है बेटा फ्यूचर वैल्यू, अमाउंट को बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू, जो फ्यूचर में मिलेगी। प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जो आज आपने लगाया, जो इन्वेस्ट करा। 1 प्लस आर एन, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, यही फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दो, बस। वो चीज वहां मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ डिवाइड हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत नॉर्मल है। तो बताओ, आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो? सर निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे फ्यूचर की वैल्यू पता है, 1000 मिल रहे हैं ईयर एंड 1 पे। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ईयर एंड 1 पे आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। यहाँ बेटा जो भी हम आर लेते हैं इन डेसिमल लेते हैं, ये बात ध्यान रखना बस। जो भी आप आर लोगे वो इन डेसिमल लोगे, तो इसको हम ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? प्रेजेंट वैल्यू आई 1000, फ्यूचर वैल्यू है 1 प्लस रेट, रेट आएगा 0.10, इसकी पावर 1। अब बताओ बेटा, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करना कितना आसान है। 1000 इंटू में 1/1 प्लस 0.10 की पावर 1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जैसे अगर मान लो 2/3 होता है तो आप उसे ऐसे लिख तो सकते हो, 2 इंटू में 1/3। बस मैंने इसको वैसे ही लिखा है ना। तो ये हो गया 1000, और ये हो गया 1/1 में 1.1। 1/1 में 1.1 आप कैलकुलेटर पे कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 0.909, तो ये आ गया 1000 इंटू में 0.909। तो 1000 इंटू में 0.909, ये कितना आ जाएगा आपका? 909 रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरे को 1 साल बाद 1000 रुपए मिलने वाले हैं, उनकी आज वैल्यू सिर्फ 909 रुपए है। मतलब 1 साल बाद जो चीज मैं 1000 रुपए में खरीदूंगा, आज वो चीज खरीदने के लिए मुझे सिर्फ 909 रुपए लगेंगे। क्योंकि बेटा आपको भी पता है महंगाई बढ़ती है हमेशा। तो आज जो चीज मुझे 909 रुपए में मिल जाएगी, वो 1 साल बाद मुझे 1000 की मिलेगी, ऐसे समझना। ठीक है, अब देखो, अब दोनों ऑप्शन मेरे कंपेरेबल हो गए। क्यों? क्योंकि ये 1 ईयर है। ठीक है, ऑप्शन 1 पहले मेरा यहां था 1000 रुपए,
कि मेरे को 1000 रुपए मिलने चाहिए। दूसरा ऑप्शन 2 मेरा यहां पर था कि 1000 रुपए 1 साल बाद मिलेंगे, जिनकी आज आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, तो ऑप्शन 2 भी आप यहीं ले आए, 909 रुपए। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 1 ज्यादा बेटर है कि 1000 रुपए मैं आज ले लूं, क्योंकि जो मेरे को फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसकी आज तो वैल्यू ही कम है, अगर उसकी 1000 से ज्यादा वैल्यू होती तो मैं वो ले लेता, लेकिन सर मैं पहले वाला ले लूं। बच्चा कहेगा सर पहले ही तो मैंने बोला था 1000 रुपए ले लो। भाई पहले आपने भावुक होकर डिसीजन दिया था, अब आपने लॉजिकल तरीके से डिसीजन दिया। तो हम देखो जो इसका क्रक्स है, आप क्रक्स कैसे लिखोगे, आप लिखोगे वैल्यू एज ऑन टुडे। आज आपकी वैल्यू क्या है दोनों ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1 में है 1000 रुपए, ठीक है, और ऑप्शन 2 में है आपकी वैल्यू 909 रुपए। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज बेटर। ठीक है, तो बस पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बात ध्यान रखना, कंपेयर करने के लिए पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पूरे क्वांटिटेटिव मेथड्स में कंपेयर करने के लिए दोनों ऑप्शन का बेस एक सेम होना बहुत जरूरी है। या तो दोनों की वैल्यू आज की हो या दोनों की वैल्यू 1 साल बाद की हो। ऐसा मत करना कि एक वैल्यू 1 साल बाद की है, एक वैल्यू आज की है, मैं उनको कंपेयर कर लूं, आपका डिसीजन हमेशा गलत आएगा। यह सही आएगा भी तो आप भावनाओं में बह करके डिसीजन ले रहे हो, आपको लॉजिक नहीं पता उसके पीछे। लॉजिक के लिए दोनों का बेस सेम होना जरूरी है। तो बेटा आज के एक छोटे से डेमो लेक्चर में हमने क्या बात सीखी, हमने एक छोटा सा टॉपिक समझा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और इसके बेसिस पे आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे कैसे आ सकते हो। देखो दोनों तरीके हैं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे मैं कैसे आ सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। छोटी छोटी एक दो बातें और बता दूं खाली इसी से रिलेटेड, फिर हम इसको खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। देखो फ्यूचर वैल्यू होती है आपकी कंपाउंडिंग टेक्निक, फ्यूचर वैल्यू आपकी होती है बेटा कंपाउंडिंग टेक्निक। सर कंपाउंडिंग टेक्निक, कंपाउंडिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है, देखो फ्यूचर वैल्यू का आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। मतलब आप प्रेजेंट वैल्यू को कंपाउंड कर रहे हो, आप प्रेजेंट वैल्यू को कंपाउंड कर रहे हो तभी तो फ्यूचर वैल्यू पे पहुंच रहे हो, सही बात है। इसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू को बोला जाता है डिस्काउंटिंग टेक्निक। सर हम इसको डिस्काउंटिंग टेक्निक क्यों बोलते हैं, आप खुद सोचो। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन, ये फॉर्मूला होता है ना, ये आपको पता है। तो आप फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट ही तो कर रहे हो, डिवाइड करने का मतलब होता है डिस्काउंट करना, कि आगे की वैल्यू को मैं पकड़ के पीछे ला रहा हूं। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी प्रेजेंट वैल्यू से। ऐसा क्यों, आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूं, ठीक है। इसकी अजम्पशन है कि इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन प्रेजेंट है, ठीक है। आपको एक बात बताता हूं, आज कोई 100 रुपए की चीज मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल 1 किलो जो आलू है, 1 किलो पोटैटो आपको 100 रुपए के मिल रहे हैं। आप एक बात बताओ, क्या 1 साल बाद भी आपको 1 किलो पोटैटो 100 रुपए के मिलेंगे या बढ़ेंगे? सर बढ़ेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो 100 की जगह हो सकता है 1 किलो पोटैटो लेने के लिए अब मुझे पैसे देने पड़े 120। तो मतलब जो चीज मैं आज खरीद रहा हूं 100 रुपए में, फ्यूचर में जाके उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब उस चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, या आप ऐसा बोलो आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जो चीज मैं पहले 100 रुपए दे के खरीद लेता था, अब मुझे उसके लिए 120 रुपया देना पड़ेगा 1 साल बाद। इसीलिए बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है प्रेजेंट वैल्यू से। तो कोशिश करो या तो दोनों चीजें फ्यूचर वैल्यू पे लेकर आओ या दोनों चीजें प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आओ, और फिर आप अपना डिसीजन दो। आइए जस्ट एक क्विक रिकैप करते हैं, और अगर आपको इसको नोट करना है, ये लो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अगर नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं बेटा, ये लो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके नीचे का स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको नोट करना है तो, और उसके नीचे का ये स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लेना। ये लो जी, यहाँ नोट कर लेना, मेरे साथ नोट कर लिया तो बहुत बढ़िया। आइए जस्ट एक क्विक रिवीजन करते हैं। बेटा मेरी क्लास का ना हमेशा आपके साथ फ्लो ऐसा चलेगा कि जो भी हमने पढ़ा लास्ट में एक बार रिवीजन होगी, और अगली क्लास जब हमारी चालू होगी तो पहले का सब रिवाइज होगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि साथ के साथ आपकी रिवीजन प्रॉपर तरीके से होती चले। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में मैंने आपको एक ओवरऑल बताया कि सिलेबस में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं है, इसके अलावा छोटी छोटी चीजें और भी होंगी। तो हर कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे क्लास में, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। और इसके बाद मैंने आपको जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट बताया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का,
जिसमें मैंने बस आपको इतना बोला, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए दो ऑप्शन को कंपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बीच में एक इंटरेस्ट रेट का फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो या तो दोनों ऑप्शन को आज ले आओ, मतलब मैं तो आपको हमेशा ये बोलूंगा जितने आगे के ऑप्शंस है सबको उठा करके आज प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ और फिर डिसीजन लो कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है। हमने एक फॉर्मूला करा, क्या फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू नीचे करा था ना, ये रहा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन। ये फॉर्मूला कहां से आया, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट वाला फॉर्मूला है वहीं से फॉर्मूला डिराइव होके आया है। तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, हर फॉर्मूले की डेरिवेशन हमें समझनी पड़ेगी ताकि आपको याद करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है जी, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आपको बेटा कहीं भी कोई भी डाउट आएगा तो हम उसके लिए बैठे हैं, आपको कहीं कोई डाउट आने ही नहीं देंगे। ठीक है, बस आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई कीजिए और हमारे साथ CFA का लेवल 1 फुल मार्क्स से हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करके इसको पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच।